विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है बंसल कॉम्पिटिटिव। अब कहा जाता है कि बंसल एकेडमी कॉम्पिटिटिव आज जो ये साइंस का हम लोग का क्लास चल रहा है, इस साइंस में बायोलॉजी में हम लोग आज पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण में आज हम लोग देखेंगे कि जंतु जगत कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जूलॉजी से रिलेटेड बातों को स्टडी करेंगे। समझ गया? यानी कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, जंतु जगत क्या है, इसके बारे में बहुत सारे बातों को हमने लेक्चर 1 और 2 में बताया था कि जंतु जगत क्या होते हैं, जंतु विज्ञान क्या होता है, जंतु जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे जंतु विज्ञान का वर्गीकरण यानी जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण में कहा जाता है 2 पॉइंट। सबसे एक इंपॉर्टेंट है एनेमिया। ये जो एनेमिया है, ये एनेमिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी जंतु जगत में एक चीज है एनेमिया और एक चीज है इनेमिया। एक चीज है इनेमिया। तो एनेमिया और इनेमिया यहाँ पे देखिएगा बोलता है एनीमिया के अंतर्गत लाल रुधिर का अभाव, लाल रुधिर का अभाव यानी कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, उस आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी। तो लाल रुधिर का अभाव जैसे स्पंज, सिलिट्रेट्रा, मोलस्का, इकाइडियोमेट्रेटा, अकेस्किया जंतु, अकेसीरुकी जंतु। यानी कि इनेमा जो होता है इसमें लाल रुधिर का अभाव होता है, यानी कि खून की कमी होती है। फिर कहा जाता है कि लाल रुधिर की उपस्थिति को हम लोग इनेमा कहते हैं। इनेमा के अंतर्गत आता है लाल रुधिर की उपस्थिति, यानी कि रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें, यानी लाल रुधिर की बात करें, रेड ब्लड की बात करते हैं, तो इसमें उपस्थिति होता है, इसमें रेड ब्लड की कमी होती है, यानी कि आरबीसी की यहाँ पे कमी होता है, उसको हम एनीमा कहते हैं। और जो यहाँ पर इसका उपस्थिति होता है यानी कि आरबीसी की उपस्थिति को इनेमा कहते हैं। अब कहा जाता है कि इसके 2 उपवर्ग होते हैं। इनेमा का 2 उपवर्ग होते हैं, एक होता है जरायुज और एक होता है आपके पास अंडयुज। अब ये जरायुज क्या होते हैं और अंडयुज क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये जो जरायुज है, जरायुज, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं अंडयुज, अंडयुज। तो ये जरायुज में बच्चे देने वाले जंतु, बच्चे देने वाले जंतु यानी कि वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बच्चा का जन्म देता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है। तो अपने जैसे संतान का जो जन्म देता है उसको हम बोलते हैं जरायुज, जरायुज। जैसे स्तनधारी जंतु हो गए, पशु, मनुष्य एवं अन्य स्तनी आदि। यानी देखिएगा जितने भी जानवर होते हैं, वो जानवर जो पशु हैं वो अपने जैसे संतति का जन्म देते हैं। अपने जैसे शेर है जो शेर अपने जैसा शेरनी, गाय है जो गाय अपने जैसा, कुत्ता कुत्ती अपने जैसा, बछड़ा बछड़ी, ये सब बहुत सारे, यानी कि अपने जैसे संतान को जो जन्म देते हैं उसको हम बोलते हैं जरायुज, जरायुज। ठीक ना? इसको बोलते हैं भीवी पैरस। अब देखिए ओविपारस में कहा जाता है अंडयुज। तो अंडयुज में अंडा देने वाली जंतु, अंडा देने वाली जंतु यानी कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अंडा को जन्म देता है, अंडा को जन्म देता है, अंडा से बच्चे निकलते हैं। जैसे मुर्गी है, तो मुर्गी क्या करता है, मुर्गी क्या करता है, अंडा को जन्म देता है, उस अंडा से फिर उसका बच्चा बाहर निकलता है। तो ये कहा जाता है जैसे मछली हो गए, पक्षी हो गए, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, ये सभी चीज जो होता है ना, ये सभी चीज कहा जाता है कि अंडयुज होते हैं। क्या होते हैं? अंडयुज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इनेमिया की अगर हम बात करें तो इनेमिया में कहा जाता है कि 2 इसके उपवर्ग होते हैं, एक जरायुज और एक होता है अंडयुज। अब देखिए क्वेश्चन आता कैसे है, यहीं से आपसे पूछेगा पशु, मनुष्य, अन्य स्तनी, स्तनी जितने भी जंतु हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो जरायुज के अंतर्गत। यानी जरायुज कहने का मतलब जो अपने जैसे संतान को जन्म देता है, अपने जैसे संतान को क्या देता है, जन्म देता है। और जो अंडा देता है, अंडा से उससे मतलब बच्चे निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंडयुज। क्या बोला जाता है उसको? अंडयुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे आता है
मत्स्य यानी कि मछली, मछली के बारे में यहाँ पे बताना है। मत्स्य कहने का मतलब मछली। मछली में पहला पॉइंट बोला है सल के युक्त त्वचा होते हैं। मछली के पास जो त्वचा होते हैं ये सल के युक्त त्वचा होते हैं। द्विकक्षीय हृदय होता है, यानी मछली के पास दो कक्षीय हृदय होते हैं। फिर कहा जाता है कि मत्स्य जो होता है ये असमतापी होते हैं और ये अंड जो होते हैं, यानी कहने का मतलब कि ये अंडा देते हैं। उदाहरण के रूप में ट्यूना और रोहू, रोहू और ट्यूना, ट्यूना और रोहू ये दोनों जबरदस्त मछली है, समझ गए। रोहू मछली हम लोग खाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ओमेगा एसिड की उपस्थिति होती है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसको दिमाग से रिलेटेड या अल्फा एमिनो एसिड चाहिए या ओमेगा एसिड चाहिए तो ओमेगा एसिड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब देखिए आगे, एक होता है आपके पास साइक्लोटोसोमेटा। ये साइक्लोटोस्टोमेटा की बात करते हैं तो ये जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं, ईल के आकार का होता है, ये सल्क रहित चिकनी त्वचा होते हैं, जैसे लैम्प्रेहेग मछली, लैम्प्रेहेग मछली, ये सभी चीज की बात करते हैं। अब देखिए स्तनपायी क्या होते हैं। अब ये स्तनपायी कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। स्तनपायी कहने का मतलब यहाँ पे बोला है, ये सब हम लोग जंतु विज्ञान के जंतु जगत के वर्गीकरण में ही पढ़ रहे हैं। फिर कहा जाता है स्तनपायी। स्तनपायी में ये समतापी होते हैं, चार कक्षीय हृदय होता है। ये जितना भी स्तनधारी होते हैं, स्तनपायी होते हैं, इसमें चार कक्षीय हृदय होता है। दुग्ध ग्रंथि होते हैं, शिशुओं को जन्म देता है। शिशु को क्या देता है? जन्म देता है, यानी कि अपने जैसा संतान को जन्म देता है। उदाहरण में जैसे चूहा होता है, मनुष्य होता है, चमगादड़ होते हैं, ये सभी स्तनपायी हैं। तो स्तनपायी जो होते हैं वो समतापी होते हैं, इसके पास दुग्ध ग्रंथि होता है, चार कक्षीय हृदय होते हैं, शिशु को जन्म देता है, जैसे चूहा, मनुष्य, चमगादड़, पशु, ये सभी चीज इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए उभयचर। उभयचर को हम लोग क्या कहते हैं कि उभयचर जो होते हैं ना, ये कहा जाता है कि ये श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा होते हैं। इसके पास उभयचर श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा होता है। जितने भी उभयचर होते हैं, यानी कि जो मतलब उछल उछल करके चलने वाला, समझ गए, जिसको नहीं कहते हैं, जिसको मतलब जैसे मेढक उठक जैसे चलता है उछल उछल के डिंग डिंग करके, उसी प्रकार से तो श्लेष्म ग्रंथियों युक्त त्वचा होती है। इसमें त्रिकक्षीय हृदय होते हैं। अब बताइए, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। चार कक्षीय हृदय स्तनपायी में पाया जाता है, त्रिकक्षीय हृदय उभयचर में पाया जाता है, दो कक्षीय उसमें पाया जाता था। इसमें फेफड़े होते हैं, ब्रीक होता है यानी किडनी होता है। और ये जो उभयचर होता है ना, ये जल और स्थल दोनों पर निवास करते हैं। ये जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, ठीक ना। जैसे मेढक और टोड़, मेढक और टोड़। फिर यहाँ पे आइए पक्षी की बात करते हैं। तो पक्षी जो होता है ये समतापी होते हैं। पक्षी है जो समतापी होते हैं, इसमें भी चार कक्षीय हृदय होता है और ये परों से ढका शरीर होता है। पूरा शरीर जो है इनका ये परों से ढका हुआ रहता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए जितना भी पक्षी आप देख सकते हैं, चाहे कबूतर हो, कौवा हो, समझ गए ना, ये सभी आपका कहा जाता है कि चार कक्षीय हृदय रखता है, समतापी होते हैं। और इसका जो परों से होते हैं ना, ये पंखों से क्या होता है, पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। सरीसृप, देखिए डायग्राम बना करके आप पढ़िएगा, आपको बहुत याद रहेगा, ठीक ना। सरीसृप कहने का मतलब रेंगने वाला, ठीक ना, जो रेंग करके चलता हो। तो रेंगने वाला की अगर हम बात करते हैं तो ये असमतापी होते हैं। ये क्या होता है? असमतापी होते हैं। ये सल्क युक्त होता है। फिर कहा जाता है इसमें त्रिकक्षीय हृदय होते हैं, कठोर त्वचा युक्त अंडे होते हैं। उदाहरण के रूप में कछुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया। तो ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, सरीसृप के अंतर्गत आने वाला कौन कौन है? सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, ठीक ना, मगरमच्छ है। फिर कहा जाता है उभयचर के अंतर्गत कौन आते हैं? मेढक आते हैं, टोड़ आते हैं। तो ये याद रखना है कि टोड़ हो जो होता है, मेढक जो होता है वह उभयचर प्राणी है। फिर कहा जाता है कि कछुआ जो है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, जो ये सरीसृप प्राणी होते हैं। पक्षी के अंतर्गत तो आपको पता ही है कि सभी पक्षी आता है। स्तनपायी के अंतर्गत चूहा आते हैं, मनुष्य आते हैं, चमगादड़ आता है। तो कभी कभी ये चीज पूछ देता है कि चमगादड़ इनमें से कौन सही उदाहरण है। तो चमगादड़ के लिए स्तनपायी आपको याद रखना है। उभयचर के लिए आपको बता ही दिए कि ये होता है, ठीक ना। तो ये सब चीज है जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंटरनली क्वेश्चन आपसे पूछता है। फिर कहा जाता है जंतु जगत के प्रमुख संघ। जंतु जगत के प्रमुख संघ में यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि एक होता है पेरीफेरा छिद्र धारक, फिर होता है सिलेंट्रेटा निडेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय जंतु कहा जाता है। तो एक एक करके अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे, इसको एक एक टॉपिक बनाइए सब लोग। ये टॉपिक है जंतु जगत के प्रमुख संघ, जंतु जगत के प्रमुख संघ। तो जंतु जगत के प्रमुख संघ से रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए ये परुफेरा छिद्रधारक असंख्य छिद्रयुक्त शरीर होता है, यानी कि इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे इसके शरीर पे छिद्र होते हैं। बहुत सारे क्या होता है, छिद्र होता है, यानी असंख्य छिद्रयुक्त शरीर होते हैं। तो पोरीफेरा जो होता है, पोरीफेरा है ये जंतु जगत के प्रमुख संघ, यानी कि अलग अलग हम लोग यहाँ पे फिल्म्स की बात कर रहे हैं। तो फिल्म्स में यहाँ पे बता रहा है कि पोरीफेरा जो होते हैं इसको छिद्रधारक कहा जाता है। पोरीफेरा को क्या कहते हैं, छिद्र धारक कहते हैं। तो ये छिद्र धारक कहने का मतलब है कि पोरीफेरा जो है इसके शरीर पे असंख्य छिद्रयुक्त होता है, यानी बहुत इसके पास छिद्र होते हैं। शरीर में स्पंज गुहा होता है, इसका नाम स्पंज होते हैं। उदाहरण में साइकॉन, स्पांजिला ये सभी आते हैं। तो स्पांजिला, ये स्पांजिला, साइकॉन ये सभी जो है पेरीफोरा के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि ये सबका जो बॉडी है ना एकदम इस प्रकार से पूरा छिद्र छिद्र नजर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह है सिलेटेट्रा। सिलिटेट्रा में, सिलिटेट्रा कहा जाता है कि एक जलीय जंतु है। यह कैसा जंतु है, जलीय जंतु है। भोजन पकड़ने हेतु मुंह के चारों ओर धागे जैसे संरचना बना लेता है, उसको हम लोग टेटेकिल्स कहते हैं, टेटेकिल्स कहते हैं। तो ये टेटेकिल्स होते हैं और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि सिलेंट्रेट्रा का उदाहरण क्या होता है। तो सिलिटेंट्रा का उदाहरण आपको याद है, मूंगा, मोती मूंगा जो बोलते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन ये सभी जो है ये सिलेंट्रेट्रा के अंतर्गत आते हैं। और सिलिटेट्रा जो भोजन पकड़ने के लिए क्या करता है, चारों तरफ क्या करता है, अपने हाथों को पैरों को फैलाने का कोशिश करता है, फैलाता है और भोजन उसी से पकड़ता है। ठीक ना। चलिए जरा तबीयत खराब है इसीलिए जरा जल्दी जल्दी भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अब देखिए टीनोफेरा, टीनोफोरा क्या होता है। तो टीनोफोरा के बारे में यहाँ पे हम लोग जरा जान लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है लेकिन जरा सा ध्यान देंगे तो आपसे बन जाएगा। टीनोफोरा आप खाली ध्यान से सुनते रहेंगे, लिखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जैसे कुछ बच्चे को लिखना है तो डायग्राम ऐसे बना लेंगे, डायग्राम ऐसे बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे टीनोफोरा लिख लेंगे, इसमें पॉइंट मार के लिख लेंगे कि ये सिलिटेंट्रा से गहन संबंध रखते हैं, सिलिटेट्रा से गहन संबंध रखते हैं। ये कंघी जैसी इसका चलांग होता है, कंघी जैसा चलांग होता है, अधिकांशतः यह पारदर्शी होते हैं। फिर कहा जाता है कि टीनोफोरा का उदाहरण, जिसमें देखिए अभी जो टॉपिक चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका उदाहरण से आता है। जैसे समुद्री अखरोट हो गए, कॉम जेली हो गए, तो कॉम जेली, समुद्री अखरोट ये जो है टीनोफेरा के अंतर्गत आते हैं। ये जंतु जगत के क्या होते हैं, संघ होते हैं। जंतु जगत के ये सब क्या है, संघ है। फिर है आपके पास प्लेटेहिलमिथनिज, ये जो है ना देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर, चपटा शरीर होता है, उभयलिंगी होते हैं, अविकसित पाचन तंत्र होते हैं, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका होते हैं। तो ये सभी जो है ना ये प्लेटिहेल्मिथनिज में कहा जाता है कि ये देह गुहा रहित तीन स्तरीय शरीर होता है, चपटा शरीर इसका होता है, उभयलिंगी होते हैं और ये अविकसित पाचन तंत्र होता है। और उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका, यानी कि आपके पास प्लेटेहेलिज्म जो है ये उत्सर्जन हेतु किस अंग को या किस कोशिका को यूज करते हैं, तो फ्लेम कोशिका को। उदाहरण में क्या आता है प्लेटेहेलिज्म का, तो प्लेनेरिया आते हैं, लिवर फ्लूक आते हैं, ये सभी 2 उदाहरण होते हैं। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन ये सब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे हल्का सा याद रखने के लिए, क्योंकि हम लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं तो एक एक टॉपिक को हल्का सा रीड करते चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको हम बता देंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है और इस पे आप ज़्यादा फोकस करना, ठीक ना। इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, इसके ऊपर में जो था वो क्वेश्चन उससे आपका आता है, ठीक ना। जैसे इधर आप पढ़े होंगे, हाँ ये सब जो है ना यहाँ से क्वेश्चन आता है। चूहा, मनुष्य, चमगादड़, स्तनपायी होते हैं, मेढक और टोड उभयचर होते हैं। सरीसृप में आपका पूछता है, सरीसृप में पूछता है सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपका पूछता है, बाकी सब उतना क्वेश्चन आपका आता नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं तो जरा सिलेबस को देखते चलेंगे एक नज़र, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
फिर कहा जाता है कि एसके हेलिम्फिन्स, ये लंबे बेलनाकार होते हैं, ये खंडित कृमि होती हैं। स्पष्ट आहार नाल होता है, नर छोटा मादा बड़ी होते हैं। उत्सर्जन रिनेट सेल होता है, ये कहा जाता है एक लिंगी तथा आंतरिक निषेचन होते हैं। उदाहरण के रूप में ये गोल कृमि होता है, गोल कृमि, प्रोटोनोफिडिया होते हैं, फाइलेरिया कृमि होते हैं, ये सभी, ठीक ना। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। हाँ, एक ये वाला जरा सा हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट, एनिलिडा, इसके बारे में अच्छा से लिखिएगा और अच्छा से पढ़िएगा भी, क्योंकि एनिलिडा के बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि ये एनिलिडा जो है ना, यहाँ से आपका बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। बिहार पुलिस में, ग्रुप डी में, समझ गए ना, ये सब क्वेश्चन आपका आते हैं। चलिए एनिलिडा क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। लंबा द्विपार्श्व सममित व कई खंडों में बांटा शरीर होता है। एनिलिडा जो होते हैं ये लंबा होते हैं, द्विपार्श्व होते हैं, और ये सममित व कई खंडों में बटा शरीर इसका होता है। उत्सर्जन हेतु नेडिफ्रिया काइटिन की बनी सीटी द्वारा प्रचलन होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छा से याद करिएगा। काइटिन से बने सीटी द्वारा प्रचलन करता है कौन? एनिलिडा। फिर कहा जाता है कि ये एनिलिडा जो है ना, ये त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो इसमें पूछता है कि 4 ऑप्शन में से ये एक ए भी दे देगा एनिलिडा, और कहेगा कि इनमें से कौन है जो त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है। तो श्वसन की प्रक्रिया करने वाली बात जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि त्वचा से सांस ये एनिलिडा भी लेता है, ठीक ना। तो एनिलिडा जो है ये स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं, ठीक ना। और कुछ में ये कहा जाता है क्लोमो, यानी कि गिल्स के द्वारा भी सांस लेते हैं। और ये एनिलिडा जो होते हैं एक लिंगी भी होता है, उभयलिंगी दोनों हो सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए एनिलिडा का उदाहरण इंपॉर्टेंट है। एनिलिडा का क्या चीज? उदाहरण इंपॉर्टेंट है। जैसे केचुआ, जोक, नेरिस, ये सब जो आते हैं एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि केचुआ, जोक, नेरिस, ये सब जो है ये एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा और एक होता है मोलस्का। ऑर्थोपोडा और मोलस्का। तो ऑर्थोपोडा और मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जरा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। देखिए ये आपके ऑर्थोपोडा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको हम बोलेंगे इस पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। क्योंकि ये दरोगा में भी पूछता है इससे क्वेश्चन, ग्रुप डी में भी पूछता है, और फिर पुलिस में भी पूछता है, बिहार पुलिस में भी पूछता है। तो दरोगा, ग्रुप डी और बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। इसमें अगर एक बार अच्छा से आप पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा ये वादा है, ठीक ना। अगर जो हम पढ़ा रहे हैं एक बार आप गौर से सुन लिए ना तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बायोलॉजी से समझ गए ना, हु बहू आपका क्वेश्चन जस के तस आएगा। फिर आप कहिएगा कि आप गलत बोल रहे थे सर कि सही। चलिए ऑर्थोपोडा को समझते हैं। सबसे पहले ऑर्थोपोडा क्या होता है इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मोलस्का इंपॉर्टेंट है। फिर कहा जाता है आपका, हाँ, एक कॉर्डेटा से भी क्वेश्चन आता है लेकिन कम आते हैं। ये दोनों से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यानी 7 नंबर और ये 8 नंबर, ठीक ना, ये वाला। देखिए ऑर्थोपोडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ गया, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका आ गया। हम बोल ही रहे थे कि क्वेश्चन इससे आता है, आप लोग विश्वास कर नहीं रहे थे। पहला क्वेश्चन आ गया। देखो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? ऑर्थोपोडा। याद रखना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ये ऑर्थोपोडा होता है, ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा जो है 3 भाग में बटे होते हैं, सिर, बच, उदर, सिर, बच, उदर। फिर कहा जाता है कि ऑर्थोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होते हैं। ऑर्थोपोडा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होते हैं और ये संधि युक्त पाद होता है, संधि युक्त पाद होते हैं। उदाहरण के रूप में झींगा मछली का नाम सुने होंगे जो कि बैन है, हम लोग के यहाँ मिलता है, खा नहीं सकते हैं, बहुत डेंजरस होता है, ठीक ना, खतरनाक होता है, ठीक ना। इसको आप झींगा मछली को खा नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देहात में खाते हैं, लेकिन खाने से जरा दिक्कत करता है, ठीक ना, कभी कभी।
तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ये सभी जो है ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उदाहरण जो है एकदम मोस्ट वीवीआई है बाबू, एकदम मोस्ट वीवीआई है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण होते हैं? तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत झींगा मछली आता है, तितली आता है, मक्खी आता है, मकड़ी आता है, बिच्छू आते हैं, ईटीसी, ठीक ना। ये सभी जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसीलिए बता दे रहे हैं। पहला, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा होता है। ऑर्थोपोडा के कितने भाग में शरीर को बांटा गया है? तो 3, सिर, बक्ष, उदर। इसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होते हैं। फिर कहा जाता है कि संधि युक्त पाद होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण, फिर कहा जाता है ऑर्थोपोडा का उदाहरण झींगा मछली होते हैं, तितली होता है, मक्खी होता है, मकड़ी होता है, बिच्छू होता है, ये सब देखे होंगे। तितली उतली का भी क्या है? परिसंचरण तंत्र आपको खुला हुआ दिखाई देगा, नहीं? तितली उतली में देखिएगा इधर से इधर ये जा रहा है। बचपन में हम लोग देखते थे, पकड़ते थे ऐसे ऐसे करके, ठीक ना, बहुत मजा आता था। और रस्सी में बांध के उसको हल्का सा वो ना होता है, पतला सा धागा बांध के उड़ाते थे इसी से, डिजिंग डिजिंग, मजा आता था। चलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मोलस्का, ये मोलस्का भी इंपॉर्टेंट है बाबू। वीवीआई, यहाँ से भी आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खास करके बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों, ये वीडियो एकदम आप देख के जाएंगे, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोलस्का जो होता है श्वसन हेतु गिल्स और टिनेडिया, यानी कि मोलस्का सांस कहाँ से लेते हैं? तो गिल्स या तो फिर टिनेडिया से लेते हैं। याद रखना, मोलस्का में श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है? गिल्स से होता है या टिनेडिया से होता है। मोलस्का के पास भी खुला परिसंचरण तंत्र होते हैं। उत्सर्जन हेतु ये मेटानेफ्रीडिया उपयोग करते हैं। फिर कहा जाता है कवक युक्त शरीर होते हैं, रंगहीन खून होता है। मोलस्का के पास रंगहीन खून होते हैं, इसका जो खून है वो रंगहीन होता है, रंग उसके पास नहीं होता है। अब देखो सीपी होता है, घेंगा होता है, ऑक्टोपस। देखो क्वेश्चन ई वाला, ऑक्टोपस एक प्रकार का क्या होता है? तो ऑक्टोपस एक प्रकार का मोलस्का होता है, ठीक ना। घोंगा क्या होता है? ये होते हैं, घोंगा नहीं देखे हैं हम लोग, देखे हैं ना, इस प्रकार से ये होता है, ये घोंगा बोलते हैं, ठीक ना। घोंगा ये होता है आपका ऑक्टोपस, ठीक ना। और ये सीपी उपी जो होता है ना, समुद्र के किनारे देखिएगा इस प्रकार से ऐसे बने होते हैं, तो ये सीपी होते हैं, घोंगा होता है। तो घोंगा, सीपी, ये सभी जो है ये कहा जाता है मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे ये दो बचा है आपके पास, एक है इकाइनोडोमेटा, ये तो कुछ है नहीं, फिर भी जान लो, इसे क्वेश्चन आता नहीं है। स्टार फिश से एक आता है, स्टार फिश से, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो, स्टार फिश से क्वेश्चन आता है, देख लो एक बार क्या दिक्कत है। देखिए इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो होता है ये एक प्रकार का समुद्री जंतु है। ये क्या है? समुद्री जंतु है। ये कांटों वाली त्वचा होती है, कांटों वाली त्वचा होती है, और ये पुनरुत्पादन की क्षमता होता है। फिर कहा जाता है कि इसके पास, यानी कि ये जो आपके पास इकाइनोडर्मेटा होते हैं, ये एंटीडॉन, स्टारफिश और ये ब्रिटल स्टार जो होता है, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि इकाइनोडर्मेटा होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा जो है ये स्टारफिश, ये आपके पास ब्रिटल स्टार, और फिर कहा जाता है एंटीडॉन, ये 3 चीज आता है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये स्टारफिश किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए कॉर्डेटा, कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्डेटा में कहा जाता है कि नोटोकॉर्ड और क्लोम छिद्र उपस्थित होते हैं, ये लचीले दंड जानवर होते हैं। फिर कहा जाता है कि इसके अंतर्गत में सभी कशेरुकी जंतु आते हैं, ये नालदार जंतु रज्जु होते हैं, जो ये सरस उरस नहीं होता है पूरा एकदम ऐसे लंबा टाइप के, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। चलिए ये यहाँ तक बात हम लोग कर लिए, प्रमुख स्तनधारी से रिलेटेड बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। फिर धीरे धीरे हम लोग मनुष्य की ओर बढ़ेंगे, अभी जानवर, पौधा, इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टिकोण से, सरीसृप से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी हम लोग देखें, वही सब चीज़ यहाँ पे बताना है आप लोग को। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन और पीडीएफ बनाए गए हैं, जिससे आप लोग को मतलब बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक ना। तो प्रमुख स्तनधारी की अगर बात करें तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे यही चीज़, प्रमुख स्तनधारी क्या होता है।